दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को प्रति महीना 1,000 रुपया और कुष्ठ अवस्था से संबंधित दिव्यांगजनों को 3,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से दिव्यांग पेंशन प्रदान की जाती है। इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। दोस्तों, यह ऑनलाइन आवेदन किस साइट पर होगा, कैसे होगा और आवेदन करते समय क्या क्या महत्वपूर्ण दिक्कतें आती है, उसके बारे में आपसे आज चर्चा करूंगा। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आवेदन करने के लिए हमें साइट पर जाना होगा। गूगल में हम जाएंगे और गूगल करेंगे SSPY के नाम से, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा और जो दिव्यांग पेंशन की आधिकारिक साइट होती है, आप इसको देख लीजिए। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आएगा और फिर पेज में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ दिव्यांग पेंशन लिखा होगा और योजना के विषय में जहाँ लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे पेज खुलेगा और ऑनलाइन आवेदन करने पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेंशन का आवेदन खुल जाता है। और यहाँ अब हम शुरू करते हैं पेंशन का आवेदन कैसे कैसे होगा। सबसे पहले दिव्यांग अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे, वह नगर का है या ग्रामीण का, ये भर देंगे और फिर इसमें अपनी तहसील का नाम भरेंगे। दोस्तों, जैसे इसमें दिव्यांग अपना ग्रामीण पर क्लिक करेगा तो उसके ब्लॉक, गांव खुलकर ऑटोमेटिक आ जाते हैं और क्लिक करते हुए वह जाता है। ये सामान्य चीज़ें हैं, इनके बारे में हल्का फुल्का आपको बताऊंगा। जो चीज़ें इसमें विशेष है, जहां आपको दिक्कतें आएगी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भर देंगे, फिर पेज आगे खुल जाएगा। आवेदक का नाम, यहाँ दिव्यांग का नाम भरा जाएगा जो आधार कार्ड में है, फिर उसका लिंग भरा जाएगा, मेल फीमेल, फिर जो जन्म तिथि है उसको भर देंगे। फिर आगे उसके पिता का नाम, श्रेणी SC ST OBC जनरल, किस कास्ट से है दिव्यांग, वो भर देंगे। मोबाइल नंबर, दोस्तों यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दिव्यांग को कोई परमानेंट नंबर देना होगा, स्थायी मोबाइल नंबर जो उसका या उसके किसी परिवारजन का हो, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण नंबर होता है। इस पर सभी प्रकार के मैसेज दिव्यांग को आते हैं कि उसकी पेंशन स्वीकृत हो गई या रिजेक्ट हो गई। बाद में दिव्यांग कुछ महीनों बाद अपनी पेंशन का स्टेटस देख सकता है कि उसकी पेंशन किस स्तर पर है। तो यहाँ परमानेंट नंबर दिव्यांग को देना होगा, किसी का भी मोबाइल नंबर इसमें नहीं भर देना होगा। आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर यह हो जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, बैंक का नाम दिव्यांग को, बैंक शाखा वगैरह। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना होगा, कोई ऐसा बैंक का विवरण दिव्यांग को भरना होगा, कोई ऐसा उसका बैंक में अकाउंट हो जिसमें DBT एक्टिव हो। DBT का मतलब है कि अब जो दिव्यांग पेंशन है उसमें आधार बेस्ड पेमेंट हो गया है और दिव्यांग की पेंशन उसी अकाउंट में आएगी जहां उसका DBT एक्टिव है। दोस्तों, उसका किस बैंक में DBT एक्टिव है उसे जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो दी है, आप उसको सुन सकते हैं, आपकी बड़ी मदद होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस बैंक में मुझे DBT एक्टिव कराना है तो वहाँ जाइए और उसमें 1-2 मिनट का समय लगता है, आपका अंगूठा वगैरह लगवाया जाएगा, कुछ बैंक वाले फॉर्म वगैरह भरते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है और आपका DBT, जिसको NPCI भी बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाएगा और फिर उसी अकाउंट में आपकी पेंशन आया करेगी। तो ऐसा अकाउंट आपको यहाँ बैंक का नाम और अकाउंट वगैरह की डिटेल भरनी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब बैंक से संबंधित डिटेल है। फिर आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, जो दिव्यांग का आय प्रमाण पत्र होता है, जो SDM या तहसीलदार द्वारा निर्गत होता है, उस पर जो नंबर वगैरह होते हैं वो सब यहाँ भरने होंगे। सामान्य जानकारी है, आप इसको आसानी से भर लेंगे। फिर दिव्यांगता का प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है और जैसे ही आप यहाँ इसमें सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलकर आ जाएगी सभी प्रकार की दिव्यांगता। इसको भरने में आप बिल्कुल भी गलती ना करें। अगर आपने गलत तरीके से इसको भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जन सेवा केंद्र संचालक भी अगर वीडियो को सुन रहे हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें। ये दिव्यांगताएं हैं और इन्हीं दिव्यांगताओं में से किसी एक पर क्लिक करना है। चूँकि हमारी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती है, अदर्स में यहाँ बहुत चीज़ें आ जाएगी और बाकी महत्वपूर्ण दिव्यांगता इसमें आपको दिख रही है। सेरेबल नंबर 1, सेरेबल पैल्सी। दोस्तों, सेरेबल पैल्सी को मैं एक सामान्य बातों में आपको समझाऊंगा। यह एक किस्म से दिमागी लकवा होता है। इसमें शरीर के किसी भी हिस्से पर उस लकवे का प्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे झुके रहते हैं, उनसे बैठा भी नहीं जाता, उनको सहारा देकर बेल्ट के सहारे बैठाया जाता है और उनकी गर्दन भी तिरछी होती है, उनको सही से बोला नहीं जाता और इस तरीके से उनका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है उसमें भी सेरेबल पैल्सी लिखा होता है। आप उस प्रमाण पत्र को भी देख सकते हैं और अगर उसमें CP सेरेबल पैल्सी लिखा है तो आप CP पर क्लिक करें। उसके मैंने आपको भौतिक लक्षण भी बताए और जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी लिखा होता है। नंबर 2, हियरिंग स्पीच।
जिनको दिव्यांग को बोलने में या सुनने में दिक्कत आती है उनका आप हियरिंग या स्पीच उस पर क्लिक कर दीजिए। लेप्रोसी, लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठावस्था भी बोलते हैं। इसको हम आम भाषा में कोढ़ भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के हाथ पैर भंग हो जाते हैं कुष्ठावस्था में, हाथ पैर गलना शुरू हो जाता है, उनका ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके से कुष्ठ रोग वह होता है। आप अगर किसी दिव्यांग का फॉर्म भर रहे हैं तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसको लेप्रोसी पर क्लिक करना होगा। लोकोमोटिव ऑर्थोपेडिक, दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को हाथ पैर की दिव्यांगता है, हाथ कहीं से कटा है, पैर कहीं से कटा है, या दिव्यांग पोलियोग्रस्त है, तो उसकी दिव्यांगता लोकोमोटिव या ऑर्थोपेडिक में से कोई एक उसको कह सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करना होगा। मेंटल डिजेबिलिटी, मेंटल इलनेस, दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ मानसिक बीमारियाँ जिसको हम अवसाद भी बोलते हैं, कुछ गिनी चुनी बीमारियां हैं दोस्तों, उनको इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें स्पष्ट रूप से जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है, यूडीआईडी कार्ड है, उसमें लिखा होता है मेंटल इलनेस। तो अगर उसमें ऐसा कुछ लिखा है तो यह दिव्यांगता यहाँ भर देंगे। दोस्तों जो ये दोनों चीज़ें हैं, मेंटल डिजेबिलिटी, इलनेस, इसमें कुछ इस टाइप की बीमारी आती है। कुछ व्यक्ति होते हैं भ्रम के शिकार होते हैं और उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनका पीछा कर रही है और ध्रुवीकरण की स्थिति उनके दिमाग में आ जाती है। मेंटल रिटार्ड, दोस्तों आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र के समकक्ष बच्चों से दिमाग की स्थिति में कम होते हैं, यानी उनका शरीर तो 10 से 15 साल की उम्र का हो जाता है, लेकिन उनका जो दिमाग है वो 5 से 6 साल तक के बच्चों के समतुल्य होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को भी दिव्यांग बोला जाता है और उनकी जो दिव्यांगता होती है वह मेंटल रिटार्ड के नाम से जानी जाती है, उसको एमआर बोलते हैं। और जो इन दिव्यांगजनों का दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा उसमें भी एमआर मेंटल रिटार्ड स्पष्ट रूप से लिखा होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आ जाता है विजुअली, यानी जो आंखों से दिव्यांग है उनको विजुअली दृष्टिबाधित दिव्यांग बोलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो अन्य दिव्यांगताएं हैं वह अदर्स में आ जाएगी। तो अन्य कुछ दिव्यांगताएं क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे लोकोमोटिव तो हो गया, हमने देख लिया, उसके बारे में जान लिया। एक बोनापन, दोस्तों जो बोने व्यक्ति होते हैं उनको भी दिव्यांग माना जाता है, जिनकी हाइट 18 साल की उम्र तक यानी वयस्क होते होते 3 फीट से ज़्यादा नहीं होती, उनको बोनापन कहा जाता है। तो अदर्स में बोनापन, अगर बोनापन दिव्यांगता है तो उसको अदर्स में हम डालेंगे। ये जो अदर्स वाली कैटेगरी है यहाँ। दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यह भी एक दिव्यांगता होती है। इसमें पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है, बेहद कमज़ोर हो जाता है, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी अदर्स में आ जाएगी। तेजाब पीड़ित एसिड, दोस्तों जो तेजाब पीड़ित हमला होता है उसके कारण शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, चेहरा क्षतिग्रस्त होता है, उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में लिया गया है। तो अगर कोई ऐसा दिव्यांग है तो उसको भी अदर्स में यहाँ क्लिक कर देंगे। फिर आगे दृष्टिबाधित, ये विजुअल में हो गया, अल्पदृष्टि विजुअल में हो गया, श्रवण बाधित भी उन्हीं कैटेगरी में हो गया। इसके बारे में हमने इसके बारे में हमने जिक्र किया। कुष्ठ अवस्था, ये लेप्रोसी हो गया। सेरेब्रल पैल्सी, दोस्तों ये भी हमने इसके बारे में जिक्र किया। मल्टीपल, दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अधिक श्रेणियों में दिव्यांग है, जैसे वह मानसिक रूप से भी दिव्यांग है और उसके हाथ पैर में जैसे पोलियो हो गया, इस तरीके से कोई दिव्यांगता है, या कोई आंखों से दिव्यांग है, हाथ से भी दिव्यांगता है, यानी जहाँ बहुत सी दिव्यांगता इकट्ठी हो जाती है तो यह बहु दिव्यांगता हो जाती है और हम अदर्स में इसको डाल देंगे। फिर बात आती है बौद्धिक दिव्यांगता, इसके बारे में हमने जिक्र किया। सीखने की क्षमता, दोस्तों इसको भी अदर्स में हम लेंगे। इसको ओटिज्म को हम मेंटल इलनेस में दोस्तों रखेंगे। फिर मानसिक रुग्णता, यह भी मेंटल इलनेस में आ जाएगी, यहाँ इसको डाल देंगे। फिर ये मल्टीपल इसको, दोस्तों यह दिमाग की स्थिति से संबंधित है लेकिन हम इसको अदर्स में रखेंगे। पार्किंसन, इसमें हाथ पैर हिलने लगते हैं बड़ी उम्र के साथ साथ, इसको हम अदर्स में रखेंगे। हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकिल सेल डिसीज, दोस्तों तीनों जो दिव्यांगता है ये खून से संबंधित होती है, ब्लड से संबंधित होती है। जो ब्लड सेल होते हैं उनमें कोई विकृति आ जाती है तो इस तरह की उनको दिव्यांगता बोला जाता है। हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकिल सेल डिसीज, तीनों को हम अदर्स में रख देंगे। फिर इससे आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इस प्रकार से यह दिव्यांगताएं कैसी है उसी हिसाब से हमको इसमें यहाँ डालना होगा। अब फिर दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांग प्रमाण पत्र में उल्लिखित होता है, वहाँ इसको रख देंगे। फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या,
फिर जारी करने की तिथि दिव्यांग प्रमाण पत्र को, यूनिक आईडी कार्ड उसके पास है या नहीं। दोस्तों एक दिव्यांग का यूडी आईडी कार्ड भी होता है, अगर किसी के पास वह है तो उसकी डिटेल भर दीजिए। हालांकि वह अनिवार्य नहीं है, दिव्यांग पेंशन में उसको हम अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे इसकी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो उसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपसे उसकी डिटेल पूछेगा आवेदन में, वह डिटेल उसमें यूडी आईडी कार्ड का नंबर वगैरह पूछेगा, वो आप इसमें भर दीजिए। फिर क्या क्या चीज़ें हमें अपलोड करनी है दोस्तों, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें अपलोड करना होगा, वो कितने केबी वगैरह का होगा, कैसे आपको इसमें अपलोड करना है वो सब लिखा है। फिर इससे आगे जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र, इसमें आधार कार्ड अपलोड करना होता है। फिर ग्राम सभा का प्रस्ताव, दोस्तों एक ग्राम सभा दिव्यांग को गांव का निवासी होने के नाते वह दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र है या नहीं, एक प्रस्ताव तैयार करके देती है, वो यहाँ अपलोड करना होगा। दोस्तों ग्राम सभा के प्रस्ताव के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके बारे में बताया है, वह कैसे तैयार होता है वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो वह यहाँ अपलोड करना होगा और दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना होगा। तो 3-4 चीज़ें हैं यहाँ अपलोड करनी होगी, फिर घोषणा करनी होगी, फिर आगे बढ़ेंगे, कैप्चा वगैरह भरेंगे, सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त हो जाएगी और आप इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आप दोबारा साइट पर जाएंगे और इस बार आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, नीचे आवेदक लॉगिन होता है, यहाँ क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट पेंशन करेंगे, उसमें दिव्यांग पेंशन खुलकर आ जाएगी, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर फीड किया था जिसके बारे में आप जिक्र कर रहा था, वह यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे। यह मोबाइल नंबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको इसको बहुत ही सही तरीके से भरना होगा, हमेशा परमानेंट नंबर रहे, आपको इसको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी वगैरह भर देंगे और इस तरीके से दोस्तों पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें एडिट या लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, दोस्तों अगर आपने अभी फॉर्म में कुछ चीज़ें छोड़ दी है तो अभी भी समय है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अब फाइनल लॉक का समय आ गया है। तो खैर आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐसे पेज खुलकर आएगा। यह 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सक्सेसफुली भरा गया। अब फाइनल लॉक हम इसको करेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे फाइनल लॉक पर तो इस तरीके से पेज खुलेगा और इसमें घोषणा करेंगे और इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर आप अभी भी इसमें कुछ अपलोड करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर देंगे, नहीं तो इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका 2 स्टेप में फॉर्म भरा गया। अब तीसरा स्टेप आता है आधार ऑथेंटिकेशन का। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इसका। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आधार से संबंधित डिटेल मांगी जाएगी। दोस्तों इसको हम केवाईसी भी बोलते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में केवाईसी सिस्टम शुरू हुआ है पेंशन में, वह यहाँ केवाईसी हो जाती है। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जब आप ये डिटेल भर रहे होते हैं इसमें आधार कार्ड की, आधार कार्ड में जो नाम है दिव्यांग का वह भरना होगा, आधार कार्ड नंबर भरना होगा, लिंक भरना होगा। तो 3 बार से अधिक बार अगर आपने यह डिटेल भरकर इसमें आगे प्रोसेस किया तो आपका फॉर्म लॉक हो सकता है और फिर इसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो आपका आधार कार्ड है, अगर आपने उसमें कभी कोई संशोधन किया है तो अपना अपडेट आधार कार्ड निकलवा लीजिए जन सेवा केंद्र से या अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अगर आधार कार्ड में आपने कोई चीज़ें परिवर्तित कर दी, अपना जन्म तिथि, उम्र वगैरह या कुछ उसमें पता वगैरह अपडेट किया और वो जानकारी से हटकर इसमें दूसरी जानकारी भर दी तो आपका फॉर्म लॉक हो सकता है। तो अपना अपडेट आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और वह जानकारी इसमें नाम, एंटर आधार कार्ड, यह भरकर इसमें आगे क्लिक करना होगा और बढ़ना होगा और इसको हम कर देंगे। तो इस तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन आपका हो गया। और प्रोसेस फॉर फाइनल प्रिंट, इस तरीके से प्रिंट आउट निकल जाएगा। और फिर यह जो प्रिंट आउट है दिव्या इसका आवेदन पेंशन का और इसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वह सब की फ़ोटोकॉपी सबको स्वयं प्रमाणित कर लीजिए। और यह जो आपका आवेदन है हार्ड कॉपी है, इसको भी प्रमाणित कर लीजिए। और आपको यह जो जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी है उनके कार्यालय में, उनके दफ्तर में जमा कर देना होगा। एक बात बहुत से दिव्यांग पूछते हैं, कहते हैं कि हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य है या नहीं। दोस्तों वैसे अनिवार्यता तो
नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कभी कभार ऐसा होता है कि जब ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है तो वह सही से अपलोड नहीं होता और उसमें कुछ चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। और जब वह धुंधली दिखाई देगी और आप हार्ड कॉपी भी विभाग में जमा नहीं कराएंगे तो होगा क्या कि जब दिव्यांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आपका फॉर्म निकाला जाएगा और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वह देखे जाएंगे और मिलान किया जाएगा, जो आपने आवेदन में चीज़ें भरी हैं वह सही है या नहीं, उनका मिलान ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें दिक्कत आएगी। और धुंधला होने की स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि आपके आवेदन पर विचार न किया जाए और जिला दिव्यांग कार्यालय विभाग द्वारा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाए। और अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको विभाग में दे आते हैं तो उस स्थिति में चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपका आवेदन निरस्त नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि अपना जो हार्ड कॉपी है आप उसे जमा करा दें। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी पेंशन कुछ समय बाद स्वीकृत हो जाएगी और आप पेंशन प्राप्त करने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों अन्य कोई आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है। और दोस्तों, आपकी पेंशन कुछ समय बाद बनी या नहीं, उसका स्टेटस क्या है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और बाकी मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए और मुझसे वार्ता कीजिए।